साथियों, आप सभी का विजय ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के बारे में। जो राम मंदिर बनाया जा रहा है उसकी वास्तुकला क्या है। तो जो राम मंदिर है वो नागर वास्तुकला में बनाया जाएगा। तो हमारे लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से ये जो नागर वास्तुकला है, इसके जो प्रमुख लक्षण हैं या इसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं वह महत्वपूर्ण है, तो उसको देख लेते हैं। तो इसके बारे में बात करने से पहले आप यह चीज़ ध्यान रखिएगा कि यह जो आपकी टॉपिक है कि अयोध्या के राम मंदिर की नागर वास्तुकला, यह आपके मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र नंबर 1 के तहत जो टॉपिक दिया गया है, भारतीय संस्कृत में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। तो इस टॉपिक के अंतर्गत यह आ जाएगा। अब हम लोग संदर्भ की बात कर लेते हैं। तो अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण जो है वो मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के अनुसार किया जाएगा। तो हमारे लिए जो है महत्वपूर्ण क्या है कि यह मंदिर वास्तुकला की जो नागर शैली होती है, इसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं उनको हमें जानना चाहिए। तो ये जो मंदिर वास्तुकला की जो नागर शैली है, ये 5वीं शताब्दी के पश्चात भारत के उत्तरी भाग में मंदिर वास्तुकला की एक भिन्न शैली विकसित हुई, जिसे नागर शैली के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि भारत में मंदिर निर्माण की 3 प्रमुख शैलियाँ विकसित हुई हैं। उत्तर भारत की तरफ नागर शैली, साउथ की तरफ जो है आपकी द्रविड़ शैली, और इन दोनों का जो मिश्रित रूप है जिसमें दोनों की विशेषताएं हैं नागर और द्रविड़ की, वह आपकी है बेसर शैली। तो हम लोग फिर से नागर शैली की बात करते हैं। नागर शैली में मंदिर जो होते हैं एक ऊंचे आधार या ऊंचे आधार को आप बेदी कह सकते हैं, मंच कह सकते हैं, चबूतरा कह सकते हैं, इस पर बनाए जाते हैं। और इस आधार, बेदी, मंच या चबूतरे को क्या कहते हैं, जगती कहा जाता है। ठीक है। और इसकी जो डिज़ाइन होती है वो कैसी होती है, सीढ़ी नुमा होती है। सीढ़ी नुमा होती है, अर्थात नीचे जो होगा वो चौड़ा होगा और जैसे जैसे ऊपर की ओर, शिखर की ओर जाएंगे, चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जाती है। तथा मंदिर के भीतर जहाँ मूर्तियाँ स्थापित होती हैं उस स्थान को क्या कहते हैं, गर्भगृह कहा जाता है। तथा गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले एक चौड़ा हाल बना होता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे मंडप कहते हैं। तो गर्भगृह तथा मंडपों के ऊपर जो होते हैं शिखर स्थापित किए जाते हैं, और गर्भगृह के ऊपर का जो शिखर होता है वो सबसे ऊंचा होता है। तो याद रखिएगा कि इसमें केवल एक शिखर नहीं होता है, कई सारे शिखर होते हैं, जिससे इसकी सुंदरता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। परंतु जो गर्भगृह के ऊपर शिखर होगा, वो मेन शिखर होगा, वो सबसे ऊंचा होगा। तथा शिखर के ऊपर पत्थर की एक डिस्क रखी जाती है। मंदिर के ऊपर जो इस प्रकार का एक शिखर बनाया जाएगा, इसके ऊपर एक डिस्क, मतलब जैसे प्लेट टाइप की रखी जाती है, और इस प्लेट के ऊपर क्या होगा, एक कलश रखा जाता है। ठीक है। तो ये जो डिस्क होती है इसे क्या कहते हैं, आमलक कहा जाता है। तथा इसी आमलक के ऊपर कलश का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा नागर शैली में आमतौर पर विस्तृत चारदीवारी अथवा प्रवेश द्वार नहीं पाया जाता, मतलब मंदिर के चारों तरफ कोई बाउंड्री नहीं होती है, जैसा कि आप द्रविड़ शैली में देखते हैं। तथा अपवाद स्वरूप जो है, उड़ीसा शैली में जो मंदिर बनाए जाते हैं उसमें द्रविड़ शैली के भांति परकोटे अर्थात चारों तरफ से दीवारें बनाई जाती हैं या चारदीवारी बनाई जाती है। और उड़ीसा शैली भी जो नागर शैली का ही उपशैली है। इसके अलावा गर्भगृह के चारों ओर एक रिक्त स्थान होता है जो प्रदक्षिणा पथ कहलाता है, और ये ऊपर से प्रायः ढका हुआ होता है। इसके अलावा गर्भगृह के बाहर दरवाजे पे नदी देवियों गंगा और यमुना की प्रतिमाओं को स्थापित किया जाता है पहरेदार के रूप में। और मंदिर परिसर में जल का कोई टैंक या जलाशय नहीं होता है। जब आप द्रविड़ शैली में देखेंगे तो वहाँ पर मंदिर परिसर में एक टैंक या जलाशय होता है, परंतु इसका भी अपवाद है। जो सोलंकी वंश शैली है, जो कि नागर शैली की उप शैली है, सोलंकी शैली जो कि आपको गुजरात, राजस्थान सहित भारत के उत्तरी भाग में, पश्चिमी भाग में ये पाई जाती है। तो सोलंकी शैली के जो मंदिर होते हैं वहाँ पर आपको परिसर में टैंक या जलाशय मिल जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जो नागर शैली के प्रमुख मंदिरों के बारे में, कि कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं जो नागर शैली में बनाए गए हैं। तो इनमें आपका सबसे प्रसिद्ध नाम है जगन्नाथ का पुरी का मंदिर। ठीक है। इसके अलावा कोणार्क का सूर्य मंदिर, उत्तराखंड में बना जागेश्वर मंदिर, खजुराहो के मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर जो कि कानपुर में है, मोढेरा का सूर्य मंदिर, खजुराहो का विश्वनाथ मंदिर आदि। तो कई बार प्रश्न पूछ लेता कि मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। अब थोड़ा सा नागर शैली के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं 2-3 ठो, उनके निर्माणकर्ताओं के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मंदिरों के निर्माणकर्ता के बारे में पूछ लेता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर की, जो कहाँ स्थित है, यह आपका उड़ीसा में स्थित है। और इसके जो निर्माता रहे हैं वो गंग वंश के राजा
अनंत वर्मन चूर्ण गंगदेव ने 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया था। इसके अलावा दूसरा है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पगोडा भी कहते हैं। यह उड़ीसा में स्थित है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने किया था। ठीक है, दोनों ही जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर दोनों ही गंग वंश के राजाओं ने निर्मित कराया है। तथा ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसे उड़ीसा का खजुराहो भी कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा गया है कि उड़ीसा का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो याद रखिए कोणार्क के सूर्य मंदिर को उड़ीसा का खजुराहो कहा जाता है। इसके अलावा मोढेरा का सूर्य मंदिर, जो कि आपका गुजरात में स्थित है, इसका निर्माण 1026 ईस्वी में अर्थात 11वीं शताब्दी में सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने कराया था। तो इस प्रकार से इन तीनों मंदिरों में सबसे पहले किसका निर्माण हुआ है, मोढेरा के सूर्य मंदिर का 11वीं शताब्दी में। इसके बाद आपका आता है जगन्नाथ मंदिर 12वीं शताब्दी में, फिर कोणार्क का सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में। तो इस प्रकार से आप इसको क्रम अगर लगाने का है तो क्रम भी लगा सकते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो हिंदू मंदिर होते हैं, इनके मूल रूप में कौन सी रचनाएं, मतलब वास्तु रचनाएं पाई जाती हैं, मतलब वो आवश्यक तत्व के रूप में होती हैं। तो जैसे जो हिंदू मंदिर होंगे उसमें गर्भगृह होता है। गर्भगृह क्या होता है, यह मंदिर का एक छोटा कक्ष होता है जिसमें मंदिर के मुख्य देवी देवता निवास करते हैं, उनकी मूर्ति स्थापित की जाती है। इसके अलावा मंडप होता है, तो यह मंदिर का प्रवेश द्वार होता है और इसे सामान्य रूप से यह एक कक्ष, बड़ा सा कक्ष होता है, या इसे सामान्य रूप से बड़ी संख्या में पूजा करने वाले लोगों को स्थान देने के लिए अभिकल्पित किया जाता है। मतलब यहाँ एकत्र होकर के लोग पूजा करते हैं या अन्य चीज़ें करते हैं, जैसे गायन करेंगे या नृत्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक बड़ा सा हॉल होता है जिसे मंडप कहा जाता है। इसके अलावा जो मंदिर होते हैं हिंदू मंदिर, इसमें शिखर होता है। ये शिखर क्या होता है, ये पर्वत की चोटी के समान इनकी रचना होती है, जिसे प्रायः गर्भगृह के ऊपर स्थापित किया जाता है। और आप नागर शैली में देखेंगे तो ये जो मंडप होते हैं, मंडप के ऊपर भी शिखर बनाए जाते हैं तथा यह आकार में पिरामिड की आकृति से लेकर के वक्राकार तक विभिन्न प्रकार के होते हैं। यदि आप द्रविड़ शैली में देखेंगे तो वहाँ पर जो ये शिखर होता है वो पिरामिड आकार का होता है, जबकि नागर शैली में देखेंगे तो मुख्यतः वक्राकार रूप में होता है। इसके अलावा वाहन, तो वाहन क्या होता है, यह मुख्य देवता का आसन या वाहन होता है, जिसे सामान्यतः गर्भगृह की सीध में स्थापित किया जाता है, या जो गर्भगृह में देवता की जो मूर्ति स्थापित होती है उसके सीध में स्थापित किया जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं नागर शैली की उपशैलियों के बारे में। तो नागर शैली को विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर मुख्यतः 3 उपशैलियों में विभाजित किया गया है। तो क्षेत्रों के आधार पर क्या है कि इन उपशैलियों में कुछ वहाँ की विशेषताएं आ गई हैं जो अन्य शैलियों में नहीं मिलती हैं। जैसे पहला है इसमें उड़ीसा शैली। ये उड़ीसा शैली जो है, इसका विकास कलिंग साम्राज्य के दौरान यह शैली विकसित होती है। ठीक है, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, ये उड़ीसा वाले साइड में पूर्वी भारत में इसका विकास हुआ है। इसमें एक खासियत क्या होती है कि जो शिखर होता है, जो नागर शैली में जो शिखर होते हैं, यहाँ पर उस शिखर को क्या कहते हैं, रेखा देउल कहते हैं, और जो मंडप होता है उसे क्या कहते हैं, जगमोहन कहते हैं। तो यह याद रखिएगा, यह दोनों ही पूछा गया है, रेखा देउल और जगमोहन के बारे में। इसके अलावा दूसरी शैली उपशैली कौन सी, खजुराहो शैली या चंदेल शैली। ये चंदेल शासकों के समय में विकसित हुई और इसकी खासियत क्या होती है, जैसे कि नॉर्मली जो आप मंदिर देखेंगे नागर शैली के, इसमें 2 मुख्य पार्ट होते हैं, एक गर्भगृह होता है और मंडप होता है, परंतु यहाँ पे 3 पार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर आपको गर्भगृह में मिलेगा, फिर मंडप और फिर अर्ध मंडप मिलता है। ठीक है, इसके अलावा गर्भगृह तक जाने के लिए एक गलियारा होता है जिसे अंतराल कहा जाता था, या जो मंदिर मिलते हैं वहाँ उसमें यही कहा जाता है। इसके अलावा तीसरी उपशैली जो है वो है सोलंकी शैली। यह सोलंकी शासकों के संरक्षण में इसका विकास हुआ। ये राजस्थान, गुजरात और जो दक्षिणी पश्चिमी भारत है वहाँ पर इसका विकास हुआ है। इसमें क्या होता है कि मंदिर की दीवारें जो होती हैं नक्काशी रहित होती हैं, मतलब कोई चित्रकारी नहीं की जाती है। और एक खासियत याद रखिएगा, जो उड़ीसा शैली होती है उसमें मंदिर जो गर्भगृह के बाहर की जो दीवारें होती हैं, तो बाहर की दीवारों पर नक्काशी खूब की जाती है, परंतु अंदर की दीवारें जो होती हैं वो सीधी सपाट होती है, उसमें कोई नक्काशी नहीं की जाती है। तथा ये सोलंकी शैली में मंदिर परिसर में एक बावड़ी, जिसे सूर्य कुंड कहा जाता था, ये होती है, जो कि नागर शैली में मुख्य नॉर्मली ये नहीं पाई जाती। ये आपकी द्रविड़ शैली की विशेषता है। इसके अलावा बरामदों में सजावटी धनुषाकार द्वार होते थे जिन्हें तोरण कहा जाता था। तो ये हमने नागर शैली के बारे में विस्तार से बात की, जिस शैली में अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण किया जाना है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं बेरूत के बारे में। तो बेरूत अभी हाल ही में चर्चा में था, तो पहले बेरूत की स्थिति को देख लेते हैं कि यह है कहाँ पर।
तो बेरूत जो है यह लेबनान की राजधानी है तथा देश का सबसे बड़ा शहर है, यह एक बंदरगाह शहर है। यह लेबनान के भूमध्य सागरीय तट के केंद्र में स्थित बेरूत एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय बंदरगाह है। और जो लेबनान है ये पश्चिमी एशिया का देश है तथा इसके पड़ोस में ये देखेंगे तो इसकी सीमा जो है लेबनान की वो एक तरफ सीरिया से, दूसरी तरफ इजराइल से और एक तरफ भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। इसको अभी हम लोग मैप में देख लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि चर्चा का कारण क्यों है, लेबनान चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में इसलिए है कि हाल ही में हुए एक बड़े विस्फोट ने राजधानी बेरूत के बंदरगाह क्षेत्र को तबाह कर दिया है और यह धमाका एक गोदाम में असुरक्षित तरीके से रखी 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट के कारण हुआ था। तो याद रखिएगा धमाका किसकी वजह से हुआ है या विस्फोटक कौन सा था? अमोनियम नाइट्रेट। अब थोड़ा सा अमोनियम नाइट्रेट के बारे में भी देख लेते हैं। तो अमोनियम नाइट्रेट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? NH4NO3 होता है। तो फार्मूला भी याद रखिएगा, NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट जो है यह एक रंगहीन, गंधहीन और क्रिस्टलीय पदार्थ होता है और यह जल में अत्यधिक घुलनशील है तथा जल में घुलित अमोनियम नाइट्रेट के घोल को गर्म करने पर यह नाइट्रस ऑक्साइड NaO, नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है? लाफिंग गैस होता है, ठीक है। तो उस लाफिंग गैस में यह बदल जाता है और अमोनियम नाइट्रेट का जो उपयोग है आमतौर पर एक उर्वरक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसको जब उर्वरक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो यह क्या होता है कि ज़मीन की जो नाइट्रोजन, उसमें नाइट्रोजन की क्षमता होती है, नाइट्रोजन की मात्रा को ये बढ़ा देती है तथा इसको दशकों से पहले क्या कहते हैं औद्योगिक विस्फोटकों का कारण ये रहा, मतलब पहले भी, अभी तो एक विस्फोट हुआ है, इसके पहले भी कई सारे इंडस्ट्रियल जो विस्फोट हुए हैं उसका रीजन जो है यही आपका अमोनियम नाइट्रेट रहा है। इसके अलावा जब अमोनियम नाइट्रेट जो है इसको ईंधन तेलों के साथ, जो आपके ईंधन फ्यूल होते हैं या जो मतलब फ्यूल ऑयल जो होते हैं उनके साथ संयुक्त किया जाता है तो यह एक शक्तिशाली विस्फोटक का निर्माण करता है और यही चीज़ जो है बेरूत में हुई, ठीक है, कि ये जो है आपका जो फ्यूल ऑयल थे उसके संपर्क में आया जिससे यह इतना बड़ा विस्फोट हुआ है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं इसकी अवस्थिति को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आराम से कि ये आपका लेबनान है, ठीक है, ये आपका लेबनान है और ये इसका राजधानी या कह सकते हैं बंदरगाह शहर है बेरूत, जहाँ पर विस्फोट हुआ है। तो आप इसमें देख सकते हैं इधर आपका मेडिटेरियन सी है अर्थात भूमध्य सागर है और इसके अलावा इसकी सीमा किससे जुड़ी हुई है? इधर आपका सीरिया से जुड़ी हुई है और आप नीचे देखेंगे तो ये आपके इजराइल से जुड़ी हुई है, ठीक है। याद रखिएगा इसकी दो ही देशों से सीमा जुड़ती है, किससे? सीरिया से और इजराइल से, जॉर्डन से सीमा नहीं जुड़ी है। अब जब हम यहाँ पे इस इलाके की बात ही कर ही रहे हैं तो यह जो इलाका है पूरा ये आपका मैपिंग के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कई बार जैसे सीरिया के पड़ोसी देशों के बारे में पूछ लेता है कि सीरिया की सीमा किससे लगती है या इजराइल की सीमा किससे लगती है। तो हमने लेबनान की सीमा तो देख ली, सीरिया और इजराइल से लगती है और एक तरफ मेडिटेरियन सी है, ठीक। अब सीरिया की बात करें तो सीरिया की जो सीमा है, ठीक है, सीरिया की सीमा आप देखेंगे तो ये टर्की, ऊपर टर्की है और दूसरी तरफ जो है आपका इराक है। तो टर्की, इराक, लेबनान से भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आपका इधर इजराइल और जॉर्डन, तो इतने देशों से जुड़ा हुआ है। कौन कौन से? टर्की, इराक, लेबनान, इजराइल और जॉर्डन, ठीक है। तो इन देशों से इसकी सीमा जो होती है साझा होती है। उसके अलावा सीरिया भी जो है आपका मेडिटेरियन सी से इसकी सीमा लगती है। इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा इजराइल देखते हैं, इजराइल किससे इसकी सीमा साझा होती है। तो इजराइल की सीमा जो है आपका लेबनान से, सीरिया से, जॉर्डन से और मिस्र से। इधर वाला जो इलाका है आपका ये मिस्र वाला इलाका है, ठीक है। तो किससे किससे? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र से लगती है। तो इतनी चीज़ें जो है यहाँ के लिए आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे है परिवार पहचान पत्र के बारे में। तो संदर्भ यह है कि हरियाणा सरकार ने नागरिकों को विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए या उनको प्राप्त करने के लिए परिवार पहचान पत्र का आरंभ किया है। अब इस परिवार पहचान पत्र की विशेषता क्या है उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो परिवार पहचान पत्र जो है अर्थात इसको शॉर्ट में PPP, ट्रिपल P कह सकते हैं, पूरे परिवार को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करेगा और इसमें शीर्ष पर परिवार के मुखिया का नाम होगा। ऐसे कोई पहचान पत्र होता है क्या? इंडिविजुअल होता है, किसी व्यक्ति की पहचान बताता है, परंतु ये जो परिवार पहचान पत्र है ये पूरे परिवार की एक आइडेंटिटी बताएगा और परिवार में नए सदस्य का नाम उसके जन्म के ठीक बाद
परिवार पहचान पत्र में जोड़ा जाएगा, तथा यदि लड़की है, लड़की की शादी के बाद उसका नाम जो है उसके ससुराल वाले परिवार पहचान पत्र में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। अब इसका महत्व क्या है? तो परिवार पहचान पत्र का उद्देश्य जो है वो हरियाणा में सभी परिवारों का एक प्रमाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डेटाबेस तैयार करना है। इसके साथ सभी कल्याणकारी योजनाओं को क्या किया जाएगा? इस पहचान पत्र से जोड़ा जाएगा, ताकि हर परिवार को सभी योजनाओं के लाभ विश्वसनीयता के साथ मिलता रहे। तो याद रखिएगा, परिवार पहचान पत्र ये जो योजना लाई गई है ये कहाँ पे लाई गई है? हरियाणा में लाई गई है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, PSA या इंग्लिश में कहें तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट। तो इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि यह एक विवादित टॉपिक रहा है और लगातार चर्चा में बना रहता है। तो इसके सारे एस्पेक्ट को समझ लेते हैं कि इसके मतलब प्लस पॉइंट क्या हैं और माइनस पॉइंट्स क्या हैं। तो इसके बारे में बात करने से पहले यह चीज़ ध्यान रखिएगा कि यह जो आपका सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम टॉपिक है, यह आपके मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र नंबर 2 के तहत जो पॉलिटी वाला सेक्शन है, जिसमें टॉपिक दिया गया है सरकारी नीति और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय, तो इस टॉपिक के अंतर्गत यह कवर हो जाएगा। अब संदर्भ की बात कर लेते हैं क्या है। तो पिछले वर्ष अर्थात 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया, ठीक है, जो अनुच्छेद 370 के तहत उसको दिया गया था। इसके लगभग 1 साल के बाद भी, और उसके बाद क्या किया गया, वहाँ पे कई सारे लोगों को नज़रबंद किया गया। तो इसके लगभग 1 साल के बाद भी जम्मू कश्मीर में क्षेत्रीय पार्टियों के 2 दर्जन से अधिक प्रमुख नेता अपने घरों में नज़रबंद हैं, अर्थात हाउस अरेस्ट हैं अभी भी। इसके पूर्व राज्य को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त था, और विशेष दर्जे की समाप्ति के साथ ही जो अनुच्छेद 35A था उसको भी निरसित कर दिया गया, अर्थात समाप्त कर दिया गया। अब ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, तो इस प्रकार के उपायों से ये जो हाउस अरेस्ट किया जाता है, इससे संबंधित चिंताएं क्या हैं? तो चिंताएं ये हैं कि बिना किसी प्रशासनिक आदेश के गृह नज़रबंदी जो होती है वो एक अवैध प्रक्रिया है, और यह मानवाधिकारों तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है। यहाँ तक कि अदालतों में भी नज़रबंद कश्मीरी नेताओं की याचिकाओं पर सुनवाई नहीं हुई है, और इन्हें सरकार की दया पर छोड़ दिया गया। मतलब जब सरकार चाहे तब इन्हें छोड़े, और जब तक चाहे इन्हें नज़रबंद रख सकती है। अब तक कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं, यदि इसको देखें तो जम्मू कश्मीर गृह विभाग के अधिकारियों के अनुसार 5 अगस्त की कार्रवाई के पश्चात से अनुमानतः 500 से अधिक लोगों को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम PSA के तहत हिरासत में लिया गया है। और हिरासत में किन किन लोगों को लिया गया? हिरासत में लिए गए लोगों में पथराव करने वाले, वकील, हुर्रियत के अलगाववादी नेता तथा यहाँ तक कि भारत समर्थक दलों के नेता भी इसमें सम्मिलित हैं। इसके साथ ही हिरासत में लिए गए लगभग 250 कश्मीरी जो हैं अभी भी केंद्र शासित प्रदेश के बाहर की जेलों में बंद है। उनको वहाँ जम्मू कश्मीर की जेल में नहीं बंद किया गया, बल्कि अन्य जगह पे उनको बंद किया गया है। इसके अलावा 6 अगस्त 2019 से श्रीनगर में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष 600 से अधिक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं जो हैं वो दायर की गई हैं, परंतु जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा आज तक इन मामलों के मतलब 600 मामलों में से इन मामलों के 1% का भी फैसला नहीं किया गया है। अब प्रश्न उठता है कि जब 1 साल बीत गया है तो अब किस प्रकार के कदम उठाने चाहिए या किस प्रकार की कार्रवाई की आवश्यकता है। तो इसमें होना यह चाहिए कि 1 वर्ष से अधिक समय तक नज़रबंद रहने वाले नेताओं की सशर्त रिहाई कर देनी चाहिए। साथ ही इंटरनेट का जो वहाँ पे 2G नेटवर्क अभी चल रहा है उसको 4G नेटवर्क की वहाँ पे बहाली करनी चाहिए, जिससे कि विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं हैं वहाँ पर उपलब्ध कराई जा सकें। इसके अलावा शांतिपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों से प्रतिबंध हटा देना चाहिए। साथ ही 5 अगस्त के निर्णय से प्रभावित लोगों के साथ एक बहुस्तरीय संवाद डायलॉग जो है वो करना चाहिए। इसके साथ ही इससे प्रभावित जो कश्मीरी किसान हैं और व्यापारियों उनको आर्थिक नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति भी प्रदान की जानी चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत सरकार की जो शक्तियां हैं, क्या क्या सरकार को शक्तियां मिलती हैं, उन शक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम PSA को जम्मू कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 1978 भी कहा जाता है। इसका पूरा नाम यही है, जम्मू कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 1978। यह एक निवारक निरोध कानून है, अर्थात प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, जिसके तहत राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की आशंकापूर्ण गतिविधि करने से रोकने हेतु हिरासत में लिया जाता है। मतलब कि कोई अपराध करने से पहले अपराध की संभावना होने पर ही उसको हिरासत में ले लिया जाता है। मतलब इसमें अपराध नहीं होता है।
अपराध होने की संभावना होती है उसके पहले ही इनको हिरासत में ले लिया जाता है। इसे क्यों लागू किया गया था, तो यह भी प्रश्न बनता है। तो इस अधिनियम को जब 1978 में लाया गया था, तो इस अधिनियम को लकड़ी की तस्करी को रोकने तथा तस्करों को स्वतंत्र घूमने से रोकने के लिए कड़े कानून के रूप में इसको लागू किया गया था। तो इस प्रकार से जब लागू किया गया था, तो जो लकड़ी तस्कर थे उन पर लगाम लगाने के लिए यह कानून लाया गया था। अब इस कानून की प्रयोज्यता अर्थात एप्लीसिबिलिटी देख लेते हैं कि इस किस प्रकार से प्रयोग होता है, किन किन पर ये अप्लाई किया जाएगा। तो इस कानून के अंतर्गत सरकार को 16 साल से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को बिना सुनवाई के 2 साल तक हिरासत में रखने की शक्ति प्रदान की गई। तो ये टाइम ड्यूरेशन याद रखेगा कि 2 साल तक हिरासत में रखने की शक्ति प्रदान की गई है। और इसके तहत किसी व्यक्ति की गतिविधियों से राज्य की सुरक्षा को खतरे की आशंका होने पर 2 साल तक के लिए प्रशासनिक हिरासत तथा सार्वजनिक व्यवस्था में खतरे की आशंका होने पर 1 वर्ष तक के लिए प्रशासनिक हिरासत में रखने की अनुमति दी गई है। तो दोनों कंडीशन याद रखिएगा, राज्य की सुरक्षा की कंडीशन में 2 साल, जबकि सार्वजनिक व्यवस्था में खतरे की आशंका पर 1 वर्ष तक के लिए प्रशासनिक हिरासत में रखने का प्रावधान इस कानून में किया गया है। अब देख लेते हैं कि इसे किस प्रकार लागू किया जाता है। तो इस अधिनियम को संभागीय आयुक्त या जो जिला मजिस्ट्रेट या डीएम जो होता है उसके द्वारा प्रशासनिक आदेश पारित कर लागू किया जाता है, मतलब यह डीएम के स्तर पर इसको लागू किया जाता है। और हिरासत में लेने वाले अधिकारी के लिए, जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को हिरासत में लेगा पीएसए के तहत, तो अधिकारी के लिए व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने संबंधी कारण बताना जो है वो आवश्यक नहीं है, क्योंकि कारणों का स्पष्टीकरण जो है वो सार्वजनिक हित के विरुद्ध हो सकता है। अब बात कर लेते हैं जो प्रवर्तक अधिकारी हैं, मतलब जो इस कानून को इन्फोर्स करते हैं, ठीक है, उनको क्या सुरक्षा प्रदान की गई है इस अधिनियम के तहत। तो अधिनियम की धारा 22 के तहत 22 के तहत प्रवर्तक अधिकारियों को अच्छे उद्देश्य के साथ की गई किसी भी कार्रवाई के लिए सुरक्षा प्रदान की गई है। यह अधिनियम कहता क्या है, इसकी धारा 22 जो कहती है, यह कहती है कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुकरण में अच्छे उद्देश्यों, ठीक है, अच्छे उद्देश्यों के लिए की गई किसी भी कार्रवाई के लिए संबंधित व्यक्ति पर कोई कानूनी कार्रवाई, सुनवाई अथवा मुकदमा नहीं किया जाएगा। मतलब जो अधिकारी इन्फोर्स करेगा इस अधिनियम को, उस पर यदि वो अच्छे उद्देश्य के साथ इसको कर रहा है तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई, सुनवाई अथवा मुकदमा नहीं किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं इस संबंध में जो नियम बनाने का अधिकार किसको है। ये जो इस प्रकार का जो नियम होता है या अधिनियम या कह सकते हैं कानून है, इसको बनाने का अधिकार किसको है। तो अधिनियम की धारा 23 के तहत सरकार को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप उद्देश्य सिद्धि के लिए आवश्यकता अनुसार नियम बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। साथ ही हालांकि सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम पीएसए के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए अभी तक कोई नियम नहीं बनाए गए हैं। अब इस कानून संबंधी जो विवाद हैं उनको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो इसके तहत बिना सुनवाई की हिरासत में रखने की अनुमति दी गई है, जो कि एक विवादित पक्ष है, तथा इसके अलावा हिरासत में लिए गए व्यक्ति को जमानत हेतु याचिका दायर करने का अधिकार नहीं दिया गया है इस अधिनियम में। और इस अधिनियम के अंतर्गत हिरासत में लेने संबंधी कारणों की जो है भरमार है, मतलब कई कारणों के आधार पर किसी व्यक्ति को पीएसए के तहत हिरासत में लिया जा सकता है। इसके अलावा मामूली और गंभीर प्रकृति के अपराधों के बीच कोई अंतर स्पष्ट नहीं किया गया है, मतलब कि यह सरकार के ऊपर है वो किसको, मतलब किस प्रकार से कारण को लेना चाहती है। अब न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की प्रक्रिया को देख लेते हैं कि किस प्रकार से न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। तो इस अधिनियम के तहत प्रशासनिक निवारक निरोध के आदेश को केवल हिरासत में लिए गए व्यक्ति के रिश्तेदारों द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के माध्यम से न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो यह फैक्ट याद रखिएगा कि जो व्यक्ति हिरासत में लिया गया है उसका रिश्तेदार ही जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जो है वो न्यायालय में डाल सकता है, अन्य कोई व्यक्ति नहीं डाल सकता है। और इस प्रकार की याचिकाओं पर केवल उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ही सुनवाई कर सकते हैं, अन्य कोई न्यायालय को सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। इसके साथ ही यदि न्यायालय सरकार के प्रशासनिक निवारक निरोध आदेश को निरस्त कर देती है तो सरकार दोबारा से व्यक्ति को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम पीएसए के तहत हिरासत में ले सकती है। तो यदि एक बार न्यायालय हटा देती है कि निरस्त कर देती तो दोबारा से सरकार के पास ये पावर है कि वो फिर से उसको उठा करके पीएसए के तहत हिरासत में ले सकती है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं अनुच्छेद जो 22 का 3 है, संविधान के अनुच्छेद 22 का 3 ये क्या कहता है। इसके तहत यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध अर्थात प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार अथवा हिरासत में लिया गया है तो उसे अनुच्छेद 22
1 और 22(2) के तहत प्राप्त जो गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ जो संरक्षण का अधिकार है वो प्राप्त नहीं होगा। यदि किसी को निवारक निरोध अधिनियम के तहत या इस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है तो उसको गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ जो संरक्षण का अधिकार है 22(1) और 22(2) में उसका लाभ नहीं प्राप्त होगा। अब हम लोग थोड़ा सा जो अनुच्छेद 22 है उसको ही थोड़ा सा समझ लेते हैं कि उसमें क्या क्या प्रावधान है। तो अनुच्छेद 22 का जो टाइटल है वो यही कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, या इंग्लिश में कहें तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो अनुच्छेद 22 के अनुसार गिरफ्तारी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी है? एक तो सामान्य विधि के अधीन गिरफ्तारी होती है, दूसरी निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तारी होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा जो ये बंदीकरण है इसको थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं सामान्य विधि के अधीन गिरफ्तारी के बारे में, फिर निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तारी के बारे में। तो निवारक बंदीकरण का जो उद्देश्य है यह दंड देना नहीं है, अपितु अपराध करने से रोकना है। इसमें संदेह के आधार पर गिरफ्तारी की जाती है और संविधान में विधायी अंग को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली विधि बनाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, जो भी विधायी कार्य करते हैं उनको जो है निवारक निरोध संबंधी उपबंध बनाने या विधि बनाने का अधिकार दिया गया है। अब यह निरोध जो है, यह कह सकते हैं जो निवारक निरोध जो विधि बनाई जाएगी किन आधारों पर बनाई जाती है, तो ये जो है आपकी कुछ आधार हैं। उसमें आपके राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखना तथा समुदाय के लिए सेवाओं को बनाए रखना तथा जो आपूर्ति श्रृंखला है उसको समुचित बनाए रखना। इसके अलावा देश की रक्षा और विदेश से संबंधित तो भारत की सुरक्षा कारणों, ये इत्यादि ऐसे कारण हैं जिनके आधार पर निवारक निरोध विधि बनाई जा सकती है। इसके अलावा केंद्र एवं राज्य दोनों को ही निवारक निरोध कानून बनाने का लागू करने का अधिकार प्राप्त है। तो यह फैक्ट याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है कि निवारक निरोध कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है, तो नहीं, केंद्र और राज्य दोनों को है। इसके अलावा आर्टिकल 22 का जो खंड 1 है और खंड 2 ये सामान्य विधि के अधीन गिरफ्तारी के संबंध में है, जबकि आर्टिकल 22 अर्थात 22 का अनुच्छेद 22 का खंड 4, 5, 6, 7 ये निवारक निरोध के बारे में उपबंध करता है। तो बीच में बचा खंड 3, तो खंड 3 क्या कहता है? तो आर्टिकल 22 का खंड 3 जो है यह बताता है कि शत्रु देश के व्यक्तियों यह आपका 3 काम बताया गया तथा निवारक निरोध के अंतर्गत अर्थात 3 खाम इसको बताया गया, गिरफ्तार व्यक्तियों को अनुच्छेद 22(1) एवं 2 का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। तो किनको प्राप्त नहीं होगा? जो शत्रु देश के व्यक्ति हैं उनको यदि गिरफ्तार किया जाता है, तथा दूसरा जो निवारक निरोध के अंतर्गत जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं। तो इन दोनों कैटेगरी के व्यक्तियों को अनुच्छेद 22(1) और अनुच्छेद 22(2) के तहत जो संरक्षण का अधिकार प्राप्त है वह नहीं प्राप्त, मतलब वह लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा अनुच्छेद 22 का खंड 1 एवं खंड 2 जो है ये गिरफ्तार व्यक्तियों, अब इन गिरफ्तार व्यक्तियों में नागरिक तथा अनागरिक दोनों भी, मतलब जो नागरिक है भारत के और जो भारत के नागरिक नहीं है दोनों शामिल हैं, दोनों को ही लाभ प्राप्त होता है। को निम्न संरक्षण प्रदान किया गया। कौन कौन से? तो इसके तहत जो संरक्षण दिया गया है, लाभ दिया गया क्या है? अनुच्छेद 22 का 1 जो है ये कहता है कि गिरफ्तारी के कारणों को शीघ्र अतिशीघ्र बताया जाए, मतलब जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको क्यों गिरफ्तार किया गया है इसके कारण आपको बताना जरूरी है। और जो व्यक्ति गिरफ्तार है वह अपनी रुचि के वकील से परामर्श एवं बचाव का मौका उसको दिया जाना चाहिए। इसके अलावा अनुच्छेद 22 का 2 जो है ये क्या कहता है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर इस 24 घंटे के ड्यूरेशन में जो है गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय के बीच जो यात्रा का समय है उसको छोड़ करके, मतलब जहां गिरफ्तार किया गया और जो मजिस्ट्रेट का न्यायालय, मान लीजिए वहां जाने में 2 घंटे लगते हैं, तो उस 2 घंटे को 24 घंटे में काउंट नहीं किया जाएगा। उस टाइम ड्यूरेशन को हटा करके 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश किया जाएगा। इसके अलावा मजिस्ट्रेट के आदेश के बगैर, जब तक मजिस्ट्रेट से आदेश नहीं आता तब तक उसको 24 घंटे बिना उसके आदेश के 24 घंटे से अधिक निरोध नहीं किया जाएगा, मतलब उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 22 का 1 और 2 जो है ये दंडात्मक विधियों के अंतर्गत गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है तथा यह संरक्षण जो है कार्यपालिका या दूसरे न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त है। साथ ही न्यायालय के यदि व्यक्ति को न्यायालय के वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया गया है तो व्यक्ति जो है यह संरक्षण जो अनुच्छेद 22 के 1 और 2 के तहत मिला है वह संरक्षण प्राप्त नहीं कर सकता है यदि वारंट के साथ न्यायालय के वारंट पर उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 22 का जो 4 है यह निवारक निरोध के अंतर्गत किसी विधि के अधीन
किसी व्यक्ति को 3 माह से ज़्यादा समय हेतु निरुद्ध नहीं किया जा सकता, मतलब 3 माह से अधिक समय तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है निवारक निरोध के अधिनियम, जब तक कि, मतलब 3 महीने से ज़्यादा भी किया जा सकता है। उसके लिए कंडीशन क्या है? उसके लिए कंडीशन ये है कि उच्च न्यायालय के वर्तमान या निवर्तमान या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों से निर्मित एक सलाहकार बोर्ड इसकी अनुशंसा न कर दे। यदि अनुशंसा करती है कि इसको 3 माह से अधिक डिटेन करना है, तभी आप उनको 3 माह से अधिक मतलब उनको डिटेन कर सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 22 का 7 का एवं 7 खा के अधीन निरोध किया गया है। अब 7 का क्या कहता है? तो 22 का 7 का ये है कि संसद जो है 3 माह से ज़्यादा समय हेतु निरोध कानून बना सकती है, मतलब संसद ही कानून बना दे कि ये जो टाइम ड्यूरेशन है वो 3 महीने ज़्यादा होगा, तो इसमें बिना सलाहकार बोर्ड की अनुमति के 3 महीने से अधिक तक उसे डिटेन किया जा सकता है। 7 खा क्या कहता है कि संसद जो है निवारक निरोध की अधिकतम समय सीमा निर्धारित कर सकती है, तो ये संसद ही निर्धारित कर देगी तो भी उसको 3 महीने से अधिक डिटेन किया जा सकता है। इसके साथ ही आपका एक 44वां संविधान संशोधन आया था, उससे इसमें कुछ संशोधन किए गए थे। तो एक संशोधन ये किया गया था कि परामर्श बोर्ड की संस्तुति के बगैर निरोध की जो अधिकतम सीमा है, मतलब जो गिरफ्तार रखने की निवारक निरोध के तहत, वो अधिकतम सीमा 2 माह होनी चाहिए। इसके अलावा भी कई सारे परामर्श बोर्ड को लेकर उन्होंने संशोधन की बात की थी। परंतु ध्यान दीजिएगा कि अभी तक जो ये सारे उपबंध 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से किए गए थे, उन उपबंधों को अभी तक लागू नहीं किया गया। तो जो मूल उपबंध था वही अभी तक चल रहा है। तो मूल उपबंध में क्या है कि 3 महीना है, जो टाइम है वो 3 महीना है। तो यहाँ पे 2 महीने से कन्फ्यूज मत होइएगा, ये सारे उपबंध अभी लागू ही नहीं हुए हैं, तो 3 महीने वाला ही चल रहा है। निवारक निरोध के अधीन 3 माह तक जो है उसको बंद किया जा सकता है। उससे अधिक के लिए कुछ क्राइटेरिया जिसकी हमने अभी चर्चा की। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं गैलापागोस द्वीप समूह के बारे में। तो सबसे पहले गैलापागोस द्वीप समूह की अवस्थिति के बारे में बात करते हैं, फिर देखते हैं कि यह चर्चा में क्यों आया है। तो गैलापागोस द्वीप समूह जो है लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है तथा इक्वाडोर का यह एक भाग है, मतलब यह इस पर अधिकार किसका है? इक्वाडोर का है। और यह द्वीप समूह दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप से लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर प्रशांत महासागर में स्थित है। तो याद रखिएगा गैलापागोस द्वीप समूह किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में। और यहाँ पाए जाने वाले विशाल कछुए, जिन्हें स्पेनिश में गैलापागोस कहा जाता है, उसी के नाम पर इस द्वीप समूह का नामकरण गैलापागोस द्वीप समूह किया गया है। इसके अलावा इक्वाडोर ने वर्ष 1935 में गैलापागोस को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया था तथा यह अभयारण्य वर्ष 1959 में गैलापागोस राष्ट्रीय उद्यान के रूप में परिवर्तित हो गया। इसके बाद वर्ष 1978 में यह द्वीप समूह जो गैलापागोस द्वीप समूह है, यह यूनेस्को का पहला विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। तो यह भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि यूनेस्को का पहला विश्व विरासत स्थल किसे घोषित किया गया? गैलापागोस द्वीप समूह को। इसके अलावा चार्ल्स डार्विन ने इस द्वीप समूह को अपने आप में एक दुनिया के रूप में वर्णित किया था। अब चर्चा का कारण क्या है? तो चर्चा का कारण यह है कि हाल ही में फ्लोटिंग सिटी कहे जाने वाले चीनी मछुआरों के जहाजी बेड़े को गैलापागोस द्वीप समूह के पास देखा गया था। इसके बाद से इक्वाडोर जो है वो सतर्क हो गया है चीनी मछुआरों को लेकर के। जो चीनी मछुआरे हैं ये प्रतिवर्ष इस मौसम में इक्वाडोर के जलीय क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय इस क्षेत्र में ठंडी हम्बोल्ट धारा चलती है जो उच्च पोषक तत्वों को लाती है, जिससे समुद्री प्रजातियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि होती है। अब हमने हम्बोल्ट जलधारा के बारे में बात की तो हमने देखा कि ठंडी जलधारा है। तो अब प्रशांत महासागर की जो कुछ प्रमुख जलधाराएं हैं उनको भी एक बार उनके नाम को रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले ठंडी जलधारा की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका कैलिफोर्निया धारा है, हम्बोल्ट धारा को पेरू की ठंडी जलधारा भी कहते हैं। इसके अलावा कुराइल धारा, ये आपका जापान के साइड में है। कमचटका धारा, ओखोस्टक धारा, तो ये सब जो हैं ये आपके ठंडी जलधारा है। इसके अलावा जो गर्म जलधारा है वो कौन कौन सी है? तो इसमें आपका कुरोशियो धारा, अलास्का धारा, तुशिमा धारा और ईस्ट ऑस्ट्रेलियन धारा शामिल है। ठीक है, तो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन धारा और जो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन धारा है वो ठंडी जलधारा है। ठीक है, वो आपका हिंद महासागर में आती है। अब थोड़ा सा इक्वाडोर और गैलापागोस के अवस्थित को मैप में देख लेते हैं। तो आप यहाँ मैप में देखिए, तो मैप में आप देख सकते हैं ये जो द्वीप समूह दिख रहा है यही आपका क्या है? गैलापागोस है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इक्वाडोर है। इक्वाडोर की सीमा किससे किससे लगती है? कोलंबिया से और पेरू से लगती है। और इसकी राजधानी क्या है? क्वेटो है। इक्वाडोर की राजधानी क्या है?
क्योटो है। क्योटो के बारे में आपने बहुत जगह सुना, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल। तो वो जो क्योटो प्रोटोकॉल होते हैं वो स्थान कहाँ पे, इक्वाडोर की राजधानी है क्योटो, ठीक है। इसके साथ ही जो यहाँ से होकर के जो विषुवत रेखा गुजरती है 0 अक्षांश वाली, वो आपका इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा कि इक्वाडोर से विषुवत रेखा गुजरती है। तो किन किन यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में किन देशों से गुजरती है, तो इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से गुजरती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।